होलिका दहन के दौरान मोतीराम की लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। बलराम नारायण शुक्ला को दोष दे रहा था कि उसके दिए धागे किसी काम के नहीं। नारायण शुक्ला से ये अपमान सहा नहीं गया और वो वहां से गुस्सा होते हुए चला गया। इधर दशरथ और दीनदयाल अभी अभिमन्यु को लेकर चिंतित दिखे और दशरथ ने दीनदयाल को कल सुबह ही अभिमन्यु का पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन दीनदयाल सुबह के 7:30 बजे तैयार हो गया। पूरी रात घबराहट के मारे उसकी नींद गायब थी। एक चीज जो उसे बार बार सताए जा रही थी वो थी अभिमन्यु की सलामती, और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अभिमन्यु और प्रीति जहाँ भी हो ठीक हो। दीनदयाल ने चाय तक नहीं पी और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर आयुषी खड़ी है। वो भी कहीं जाने के लिए तैयार थी और उसकी भी शक्ल से दिख रहा था कि वो भी रात भर सोई नहीं थी। दीनदयाल ने उसे हैरत से पूछा, आयुषी, तुम इतनी सुबह यहाँ? क्या बात है? आयुषी ने तनाव से कहा, मुझे पता है आप अभिमन्यु और जीजी को ढूंढने मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगी और इसमें मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। दीनदयाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुषी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार दीनदयाल ने हार कर कहा, ठीक है, चलो, तुम भी मुजफ्फरपुर चलो, पर मेरे साथ ही रहना। मैं नहीं चाहता तुम पर कोई आफत आए। आयुषी ने सिर हिलाकर वादा किया कि ऐसा ही होगा। फिर उसने दीनदयाल से कहा, पर पहले जीजी के स्कूल चलिए। मैं वॉचमैन को बताना चाहती हूँ कि जीजी 2 दिन स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो किसी काम से शहर के बाहर गई है। दीनदयाल आयुषी की बातों से समझ गया कि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को प्रीति के बारे में कुछ पता चले। वो दोनों फौरन वहाँ से निकल पड़े। इधर दशरथ सुबह सुबह ही सरपंच के घर आ पहुँचे। उन्होंने घर के बाहर अपनी कार पार्क की और अंदर की तरफ बढ़ चले। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरपंच आंगन में चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। सरपंच दशरथ को इतनी सवेरे अपने घर देखकर हैरान रह गए। सरपंच ने दशरथ का स्वागत करते हुए कहा, आइए दशरथ जी, आज सुबह सवेरे हमारे घर की कैसे याद आई? दशरथ सरपंच के पास जाकर बैठ गए। वो सीधा मुद्दे पर आए और बोले, हालात ही ऐसे हैं कि मुझे आपके पास आना पड़ा और जो मैं कहने वाला हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे। सरपंच दशरथ को इतना खुलकर बात करते देखकर थोड़ा चौंक गए। सरपंच बोले, हमें आपकी बातों का भला कभी बुरा लगा है? बेझिझक कहिए। दशरथ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अभिमन्यु कहाँ है? आपने अभिमन्यु के साथ क्या किया है? मैं जानता हूँ उसके गायब होने में आपका कोई तो लेना देना है। सरपंच ये इल्जाम सुनकर हैरान रह गए। तैश में आकर वो बोले, दशरथ जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हम क्यों अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाएंगे? तब दशरथ ने सरपंच से सीधे सवाल किया और उन्हें उस वक्त की याद दिलाई जब यही चकिया में कोई इंसान मोपेड पर अभिमन्यु का पीछा कर रहा था और वो मोपेड उनके नाम पे है। दशरथ ने गुस्से से कहा, जब से अभिमन्यु चकिया आया है आपने उससे कुछ न कुछ पंगा लिया ही है।
मैं भी जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि अभिमन्यु इस केस की जांच करे, और मौका देखकर आपने अभिमन्यु को मुजफ्फरपुर से गायब ही करवा दिया। सरपंच भी अब चुप नहीं रहे और दशरथ से बोले, आप मुझ पर उस बात का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं जो मैंने किया ही नहीं? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि अभिमन्यु को क्या हुआ है। दशरथ ने सरपंच की आंखों में घूरते हुए कहा, तो फिर अभिमन्यु कहाँ है? वो मुजफ्फरपुर गया था। उसका फोन स्विच्ड ऑफ है और 24 घंटे से उसकी कोई खबर नहीं है। आपकी ही मोपेड पर कोई उसका पीछा कर रहा था, और आप कहते हैं आपने अभिमन्यु के साथ कुछ नहीं किया? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है सरपंच जी। सरपंच को एहसास हो गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उन्होंने शांति से दशरथ को समझाते हुए कहा, देखिए दशरथ जी, ठंडे दिमाग से सोचिए। जब भी गांव वालों ने आपको छोटी छोटी बातों के लिए तंग किया है तो मैंने ही आपको उनसे बचाया है ना। अब तक आप इन चकिया वालों को समझ ही गए होंगे। क्या आप नहीं जानते कि एक बार उनका गुस्सा फूट पड़े तो क्या होता है? सरपंच ने दशरथ को एक हादसे की याद दिलाई, जब एक बार बाहर वाला चकिया आया था और उसकी झड़प चकिया वालों से हो गई थी, और कैसे इन गांव वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़कर उसे मार डाला था और पेड़ से उल्टा टांग दिया था। दशरथ वो हादसा भूले नहीं थे और उसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर सरपंच ने कहा, उस हादसे के बाद जब अभिमन्यु ने गांव की सभा में धागा पहनने से इनकार कर दिया और नारायण शुक्ला और गांव वालों की बेइज्जती की, तब मैंने ही अपने बेटे कुलदीप को मोपेड पर उसके पीछे जाने को कहा था ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पर हमें पता नहीं था कि अभिमन्यु को कुछ हुआ है। वो मुजफ्फरपुर क्यों गया था? क्या हुआ है उसे? सरपंच की बातों से फिक्र साफ झलक रही थी। दशरथ को उनकी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मैंने आप पर बेवजह इल्जाम लगाया। मैं नहीं जानता था कि आप अभिमन्यु की हिफाजत कर रहे थे। ये बोल दशरथ वहां से चले गए। सरपंच ने देखा वो कार में बैठे और उनकी कार निकल गई। तभी घर के एक कमरे से कुलदीप बाहर आया और सरपंच की सराहना करते हुए ताली बजाने लगा। सरपंच ने खिसियाकर कहा, ताली क्यों बजा रहे हो? कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा, लोगों को कैसे घुमाना है कोई आपसे सीखे। इतने अच्छे तरीके से आपने उन्हें उल्लू बनाया और वो बेचारे बन भी गए। सरपंच हंसे और बोले, दशरथ एक भोला आदमी है। जो कुछ उससे बताया जाता है वो उस पर कार्यवाही जरूर करेगा। फिर एक कुटिल स्वर में उन्होंने कहा, कम से कम अब अभिमन्यु और वो मास्टरनी प्रीति हमारे रास्ते से हट जाएंगे और इस राज के साथ आराम से हम बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। इधर दशरथ गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने दीनदयाल को फोन लगाया और पूछा कि वो कहाँ पहुँचा है। दीनदयाल उसी वक्त मुजफ्फरपुर पहुँचा था। उसने दशरथ को बताया कि वो अभिमन्यु की खोज खबर लेने बाजार जा रहा है। दशरथ ने दीनदयाल को सरपंच के घर जाने की बात बताई और कहा कि उन्होंने ही अपने बेटे कुलदीप को अभिमन्यु की सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजा था। अभिमन्यु के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं। दीनदयाल दशरथ की बातों से सहमत नहीं हुआ और बोला, सर, मुझे सरपंच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। मेरा मन कहता है इसमें सरपंच जी का ही हाथ है। बाकी मैं आपको यहाँ मुजफ्फरपुर से खबर करता रहूंगा। दीनदयाल ने फोन काट दिया और बगल में देखा कि आयुषी सो रही थी। थोड़ी देर बाद
गाड़ी मुजफ्फरपुर के बाजार में रुकी। कुछ दुकानें खुली थी और कुछ खुलने की तैयारी में थी। दीनदयाल के साथ 2 कांस्टेबल्स और आयुषी गाड़ी से उतरे। सबके हाथ में अभिमन्यु और प्रीति की फोटो थी। दीनदयाल ने अपने दोनों कांस्टेबल्स को बाजार के हर कोने में पूछताछ करने भेजा और कहा, जैसे ही कोई खबर मिले फौरन फोन करके बताना। कांस्टेबल्स ने सलाम ठोका और चल दिए। दीनदयाल आयुषी को लेकर साड़ी की हर दुकान में गया। उसने वहां अभिमन्यु और प्रीति की फोटो दिखाई, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आयुषी मायूस हो रही थी। ये देखकर दीनदयाल ने कहा, फिक्र मत करो आयुषी, इन चीजों में वक्त लगता है, पर मेरा यकीन मानो, आज हमें उनकी कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। आयुषी को कुछ राहत हुई। अचानक उसने बाजार में एक गली देखी जहां कुछ साड़ियां टंगी हुई थी। उसने दीनदयाल को दिखाते हुए कहा, चलिए वहाँ चलते हैं। दोनों बाजार की उस छोटी गली में चले गए। गली के आखिर में उन्हें साड़ियों की 2 दुकानें मिली और दूसरी वाली में उन्हें अभिमन्यु और प्रीति के बारे में कुछ पता चला। दुकानदार ने फोटो देखकर अभिमन्यु को पहचान लिया। उसने दीनदयाल से कहा, ये तो कल ही आए थे यहाँ, इसी राजकुमारी साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर दीनदयाल के मन में कुछ उम्मीद जागी और उसने पूछा, आपने उन्हें कहाँ भेजा? कोई और भी था उनके साथ? दुकानदार ने दीनदयाल से कहा, मैंने उन्हें एक आदमी का पता दिया था जो राजकुमारी साड़ियाँ बनाने वाले का रिश्तेदार था। दीनदयाल ने उससे वो एड्रेस लिया और पूछा, क्या अभिमन्यु सर के साथ कोई और था? कोई जो उनका पीछा कर रहा हो? आपने कोई अजीब सी चीज तो नहीं देखी? दुकानदार ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, शायद कोई उनका पीछा कर रहा था। दीनदयाल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत उससे पूछा, क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? वो कैसा दिखता था? दुकानदार बोला, वो कोई आदमी नहीं था, एक औरत उनका पीछा कर रही थी। दीनदयाल और आयुषी ये सुनकर हैरान हो गए। आयुषी ने दुकानदार को प्रीति की फोटो दिखाई और पूछा, क्या ये औरत थी जो उनका पीछा कर रही थी? दुकानदार ने प्रीति की फोटो देखी और पहचान गया। उसने फौरन बोला, हाँ, यही मैडम थी। आयुषी ये सुनकर चौंक गई। दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, सर का पीछा प्रीति मैडम कर रही थी? क्या दीनदयाल अभिमन्यु और प्रीति तक पहुंच पाएगा? क्या अभिमन्यु और प्रीति जिंदा है? क्या सरपंच की असलियत तक पहुंच पाएंगे दशरथ? क्या चकिया गांव डायन के कोप से बच पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।